अनुष्का को एक मॉडर्न बनना था और मॉडर्न बनने के लिए उसे सबसे बेस्ट रास्ता नजर आता है फैशन डिजाइनिंग का। इसलिए एक दिन वो अपने पिता अशोक से बोलती है, पापा, अब मैं आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती बल्कि फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। अनुष्का बेटी, ये फैशन डिजाइनिंग का कोर्स बहुत महंगा होता होगा हाँ? और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतने पैसे तुम्हारे इस फैशन डिजाइनिंग के कोर्स पर लगा सके। कुछ सालों बाद तुम्हारी शादी भी करवानी है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम इस महंगे कोर्स को अपने दिमाग से निकाल दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। पर पापा, मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ, लेकिन मोटी होने की वजह से मैं मॉडल नहीं बन सकती। इसीलिए मैंने फैशन डिजाइनिंग का सोचा है। कम से कम इसमें तो मेरा साथ दीजिए आप। तुमने सोच भी कैसे लिया अनुष्का कि मैं तुम्हें मॉडल बनने की इजाजत भी देता? अरे कभी हमारे पूरे खानदान में किसी लड़की ने ऐसे कपड़े नहीं पहने, और मैंने तुम्हें इस तरह के छोटे कपड़े पहनने की छूट दी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो। मैंने कह दिया ना कि तुम कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स नहीं करोगी, मतलब कि नहीं करोगी। अब इस विषय पर मुझे और कोई बहस नहीं करनी तुमसे। जाओ, जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करो। अनुष्का अपने पिता से बहुत डरती थी, साथ ही वो अपने पिता की बहुत इज्जत भी करती थी, क्योंकि जब अनुष्का छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके पिता अपाहिज हो गए थे। अपाहिज होने के बाद भी बड़ी मुश्किलों से अशोक ने अनुष्का की परवरिश की थी, इसलिए वो अपने पापा की किसी भी बात को नहीं काटती थी और ना ही उन्हें कोई जवाब दिया करती थी। अपने पिता के कहने पर अनुष्का बेचारी दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और पेपर से मशहूर विजय प्रताप के कलेक्शन को काट कर अपनी डायरी में चिपकाने लगती है। तभी वो न्यूज़पेपर में छपा एक इश्तिहार पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, मैसूर फेमस डिजाइनर विजय प्रताप को अपनी कंपनी में कुछ एम्प्लॉय की जरूरत है। अगर उनको अपनी एम्प्लॉय में से कोई लड़की पसंद आ गई तो वो उन्हें अगली मॉडल के रूप में चुन सकते हैं। ये तो एक गोल्डन चांस है मेरे लिए। अब मैं कल ही जाकर वहाँ पर इंटरव्यू दे के आऊंगी। इस तरह से अनुष्का अपने पापा से पहली बार जिंदगी में झूठ बोलती है और इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है, जहां उसका मोटापा देखकर वहां की मैनेजर उस पर जोर जोर से हंसती है और उसका इंटरव्यू लिए बिना ही उसे वहां से निकाल देती है। जब अनुष्का कंपनी से बाहर निकल ही रही होती है तो उसकी मुलाकात मशहूर विजय प्रताप से होती है। विजय प्रताप को देख अनुष्का उससे रिक्वेस्ट करती है, सर, मैं भी एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ और इसीलिए मैं आपके ऑफिस इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन आपके यहाँ मैनेजर ने मुझे बिना इंटरव्यू दिए ही भगा दिया। अगर मेरी मैनेजर ने बिना इंटरव्यू लिए तुम्हें यहाँ से निकाल दिया है तो इसका मतलब तुम हमारी कंपनी में काम करने के लायक नहीं हो, और इसलिए अब मेरा और अपना समय बर्बाद किए बिना यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे मजबूरन अपने गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकलवाना पड़ेगा। लेकिन सर, आप एक बार मेरा डिजाइन तो देख लीजिए। गार्ड्स, इस लड़की को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। इतना बोलकर मशहूर विजय प्रताप वहां से अपने कैबिन में चला जाता है और गार्ड्स के आने से पहले ही अनुष्का खुद वहां से चली जाती है। अनुष्का आज पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसकी आंखों का आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी उसके सामने एक गरीब औरत आती है जो अपने हाथों में एक लहंगे की फोटो लेकर अनुष्का से बोलती है, बेटा, ये लहंगा मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। देखो, तुम ये मुझसे खरीद लो। ये लहंगा तुम्हारे बहुत काम आएगा। लेकिन मुझे इस लहंगे की फोटो की जरूरत नहीं है। बेटा, मना मत करो। अगर तुम ये लहंगे की पेंटिंग ले लोगी तो तुम्हारी वजह से किसी भूखे का पेट भर जाएगा। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर अनुष्का वो लहंगे की पेंटिंग उस बूढ़ी औरत से ले लेती है और उसे घर लेकर जाकर देखने लगती है। साथ ही उसे अपने साथ हुए व्यवहार के बारे में भी याद आता है और एक बार फिर से उसकी आंखों का आंसू छलक पड़ता है और वो आंसू उसकी पेंटिंग पर गिरती है, जिसके बाद वो पेंटिंग का लहंगा एक असली का लहंगा बन जाता है। ये देख अनुष्का बहुत हैरान हो जाती है और वो बोलती है, ये कैसे हो सकता है? ये तो वही लहंगा है जो इस पेंटिंग में बनी हुई थी, और ये मेरे आंसू पड़ते ही असली लहंगा कैसे बन गया? तभी लहंगे में से एक आवाज आती है, क्योंकि मैं एक जादुई लहंगा हूँ और तुम्हें ये पेंटिंग देने वाली बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि वो एक जादूगरनी थी।
जिसने तुम्हारे साथ हो रही बदसलूकी को देखा, ये देख उसे अच्छा नहीं लगा और उसने तुम्हारी मदद करने के लिए ये जादुई लहंगे की पेंटिंग तुम्हें दे दी। और जब तुम्हारे आंसू की बूंद मुझ पर गिरी तो मैं जीवित हो उठी। अगर तुम सच में जादुई लहंगा हो तो मुझे सबसे पहले पतला कर दो ताकि मैं तुम्हें पहन सकूं। अनुष्का के बोलने पर जादुई लहंगे में से एक तेज रोशनी निकलती है और अनुष्का मोटी से पतली बन जाती है। अब उसका फिगर किसी मॉडल से कम नहीं था, जिसके बाद अनुष्का उस लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खड़ी होती है, जिसमें वो बेहद ही सुंदर लग रही होती है। तभी उस लहंगे में से एक और आवाज निकलती है, अनुष्का, अब तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम अपने हर सपने को पूरा कर सकती हो। तुम खुद का अपना फैशन डिजाइनिंग बुटीक खोल सकती हो। तुम एक मॉडल बन सकती हो। तुम अपने पापा का माइंड चेंज कर सकती हो। अब तुम कुछ भी कर सकती हो क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। और सबसे बड़ी बात, जिसने तुम्हारे साथ बदसलूकी करी है, तुम उससे अपना बदला ले सकती हो। तुम विजय प्रताप से भी आगे निकलकर उससे उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकती हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मुझे अपने पापा को मनाना पड़ेगा। इतना बोलकर अनुष्का अपने पिता के सामने जाती है। उसके बाद उसका जीरो फिगर देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, जिसके बाद अनुष्का अपने पिता से बोलती है, पापा, जिस तरह से आप मुझे देखकर हैरान है ना, उसी तरह से मैं इस जादुई लहंगे को देखकर हैरान थी। लेकिन पापा, मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ और मेरा सपना पूरा करने में ये जादुई लहंगा मेरा साथ देगा। अब आपको पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जादुई लहंगा, सपना, पैसा? अनुष्का, तुम ये सब क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम इतनी मोटी से इतनी पतली कैसे हो गई? अनुष्का अपने पिता को अपनी पूरी कहानी सुनाती है और उस जादुई लहंगे के बारे में बताती है। अब अशोक को भी पूरा विश्वास हो जाता है और वह अनुष्का का साथ देता है, जिसके बाद अनुष्का उस जादुई लहंगे की मदद से खूब मेहनत करती है और अपना खुद का एक बुटीक भी खोलती है। साथ ही वो एक कंपटीशन में भी हिस्सा लेती है और खुद ही मॉडर्न भी बनती है, जिसमें वो जीत भी जाती है। और फिर कुछ ही महीनों बाद मशहूर फैशन डिजाइनर विजय प्रताप अनुष्का से मिलने उसके घर आते हैं और उसके सामने एक ऑफर रखते हुए उससे बोलते हैं, अनुष्का, बहुत कम समय में तुम काफी फेमस हो गई हो, इसलिए मैं आज तुमसे मिलने खुद आया हूँ। तुम तो मुझे जानती ही होंगी, मैं मशहूर फैशन डिजाइनर विजय प्रताप हूँ। अगर तुम और मैं हाथ मिला ले तो हम दोनों मिलकर तरक्की के 7वें आसमान को छू सकते हैं। तो क्या तुम्हें मेरा ऑफर मंजूर है? सही कहा सर आपने। मैं तो आपको अच्छे से जानती हूँ, पर लगता है कि आप मुझे नहीं पहचान सके। जिसके बाद अनुष्का विजय प्रताप को वही दिन याद दिलाती है, जिसके बाद विजय को भी वो पुराने दिन याद आ जाते हैं और वह शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। तो वहीं अनुष्का भी जादुई लहंगे की मदद से खुद का एक बुटीक खोलती है और अपनी कंपनी में अपनी जैसी लड़कियों को ही काम देती है, जिसे विजय प्रताप जैसे मशहूर फैशन डिजाइनर बिना उनका टैलेंट देखे ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया करते हैं। रमेश एक छोटे से गांव में जूस बनाकर बेचने का काम किया करता था। रमेश बहुत ही सीधा साधा आदमी था और गांव के बहुत से लोग उसके इस भोलेपन का फायदा उठा लिया करते थे। रमेश अक्सर लोगों को उधारी का जूस पिलाया करता था और लोग जूस पीकर उसे पैसा देना ही भूल जाते थे या फिर देने ही नहीं आते थे। रमेश उनसे 1 से 2 बार पैसों के लिए बोलता, मगर वो लोग नजरअंदाज करके चले जाते। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता। ऐसे ही एक दिन रमेश के घर उसी के गांव का एक लाला आता है। लाला रमेश को धमकाते हुए उससे कहता है, अरे ओ रमेश, ये महीना भी ऐसे ही चला गया। तूने इस महीने भी कोई पैसा नहीं दिया मुझे। आखिर कब तक चलता रहेगा? ऐसे कब तक इंतजार करूं तेरे पैसे का? लाला, माफ करना, मेरे पास अभी उतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं कि मैं तुम्हारा उधारी चुका सकूं। अरे तो मैंने ठेका लिया है क्या? उधार लेने से पहले ही सोचना चाहिए था ना कि कैसे उधारी चुकाऊंगा। लाला जी, मुझे बस कुछ समय दीजिए और मैं आपकी उधारी चुका दूंगा। ठीक है, मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूँ और अगर इस महीने में तूने पैसा नहीं दिया
तब मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे ही गांव के आदमी हो और गरीब भी हो। उस समय ये लाला तुझे अपना असली रूप दिखाएगा कि ये लाला क्या चीज है। लाला इतना बोलकर वहां से चला जाता है। रमेश की पत्नी ये सब कुछ देख रही थी। वो अपने पति रमेश से कहती है, ये सब क्या है जी? आपसे जिन लोगों ने उधारी लिया है उनसे पैसे लेकर कम से कम लाला के पैसे तो चुका दो। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं लोगों को बोल बोल कर थक गया हूं कि मुझे पैसों की आवश्यकता है, मुझे मेरी उधारी के पैसे दे दो, मगर लोग नजरअंदाज करके चले जाते हैं या तो मेरी दुकान पर आना ही बंद कर देते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तुम लोगों को उधारी देती ही क्यों हो? अगर तुम ठीक से कमाओगे नहीं तो लाला की उधारी कैसे दोगे? अरे इतना सीधापन भी अच्छा नहीं होता। अक्सर लोग इसका फायदा उठाते हैं और अब अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कभी नहीं आएगा। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुकी हूँ। रमेश की पत्नी गुस्से से अंदर चली जाती है। रमेश बेचारा भी सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश जूस का ठेला लेकर किसी दूसरे गांव चला जाता है और जूस बेचता है। जहां उसकी अच्छे से बिक्री होती है वो उन पैसों को लेकर घर वापस आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो बूढ़ी औरत इतनी बेबस और लाचार होती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती। रमेश अपना ठेला रोककर उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उस बूढ़ी औरत से कहता है, अरे अम्मा, तुम ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, तुम्हें कहाँ जाना है? अरे बेटा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे अपना इलाज करवाना है। परिवार में मेरा कोई नहीं है जो मेरा इलाज करवाए। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है बेटा। हाँ अम्मा, तुम अस्पताल चलो, मेरे साथ चलो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा, चिंता मत करो। मेरे पास पैसे भी है, आज मेरी अच्छी बिक्री हुई है भगवान की कृपा से, तो मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगा, चलो मेरे साथ। रमेश उस बूढ़ी औरत को अपने साथ अस्पताल लेकर जाता है जहां उसका इलाज होता है। डॉक्टर कुछ दवा लिखते हैं और रमेश अपने ही पैसों से उस बूढ़ी औरत के लिए दवा ले लेता है और उस बूढ़ी औरत के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर बूढ़ी औरत को दे देता है। और वो बूढ़ी औरत पहले से अच्छा महसूस कर रही होती है, जिसके बाद वो बूढ़ी औरत रमेश से कहती है, अरे बेटा, मैं पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे किसी खुले खेत में ले चलो बेटा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर रमेश बूढ़ी औरत को किसी खुले खेत में ले जाता है जहां बूढ़ी औरत एक देव कन्या का रूप ले लेती है और रमेश से कहती है, रमेश, मैं एक देव कन्या हूँ और आज तुम्हारी वजह से मैं अपने श्राप से मुक्त हुई हूँ। मुझे श्राप मिला था और उस श्राप में मुझ जैसी सुंदर देव कन्या को एक बदसूरत बूढ़ी औरत बनने का श्राप मिला था और मैं श्राप मुक्त तभी होती जब तुम जैसा साफ मन का इंसान मेरी सच्चे दिल से सेवा करे, तब जाकर मैं अपनी इस श्राप से मुक्त होती। और तुमने मेरी सच्चे मन से खूब सेवा की है, जिस वजह से आज मैं अपने श्राप से मुक्त हुई हूँ और मैं बदले में तुम्हें 3 जादुई जूस की मशीन देना चाहती हूँ, जिस मशीन से तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। जैसे पहली मशीन से सोने के सिक्के निकलेंगे, दूसरी मशीन से चांदी के सिक्के निकलेंगे और तीसरी मशीन से पैसे ही पैसे निकलेंगे, जिससे तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकोगे। साथ ही उन मशीन से तुम जूस भी बना सकोगे और उस मशीन से बना हुआ जूस काफी स्वादिष्ट होगा और लोग खुद खींचे चले आएंगे तुम्हारे पास। इतना बोलकर वो देव कन्या वहां से चली जाती है। रमेश अपने साथ वो मशीन लेकर घर आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ऐसे ही अगले दिन रमेश मशीन को चालू करता है, जिसमें से पहले मशीन से सोने के सिक्के निकलते हैं, दूसरी मशीन से चांदी के सिक्के निकलते हैं और तीसरी मशीन से पैसे ही पैसे निकलते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब रमेश की आर्थिक हालत पहले से बहुत अच्छी हो जाती है। रमेश अपने सर पर लगे हुए सारे कर्ज को हल्का कर लेता है। रमेश की तरक्की देखकर गांव के कुछ लोग उससे जलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन एक आदमी रमेश के घर आता है और रमेश के
ठाठ बाट देखकर उससे कहता है, अरे क्या बात है रमेश, इतने कम समय में इतना ज्यादा तरक्की, ये सब कैसे संभव है भाई? बस जो कुछ भी है सब भगवान का दिया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। अरे रमेश, तुम तो अपनी हर बात मुझे बताते हो, ये बात भी बता दो, आखिर कौन सी तिजोरी में हाथ डाला था तुमने जो एकदम से इतने अमीर बन गए? वो आदमी रमेश को बहुत ही ज्यादा उकसाने की कोशिश करता है ताकि रमेश अपने अमीर होने के राज को उससे बता दे। रमेश जैसे ही उस आदमी को उन 3 जादुई मशीन के बारे में बताता है, तभी वहां रमेश की पत्नी आ जाती है और वो उस आदमी को फटकार लगाते हुए कहती है, अरे भाई साहब, आप अगर अपनी तरक्की पर ध्यान देंगे तो शायद आपको इन लोगों से उनकी तरक्की के बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे भाभी जी, मैं तो बस ऐसे ही रमेश भाई का हाल चाल ले रहा था। जब बुरे समय में हमारा हाल चाल नहीं लिया तो अब हमारा हाल चाल ना ही लो तो बेहतर होगा आपके लिए। रमेश की पत्नी आदमी को फटकार लगाते हुए वहां से भगा देती है। उसके बाद वो रमेश को खूब समझाती है कि हद से ज्यादा भोलापन भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता। बुलंदपुर नाम के बड़े से शहर में एक बहुत बड़ा पार्लर खुला था। कहा जाता है कि यहाँ पहले भी एक पार्लर हुआ करता था जो काफी सालों पहले जल चुका था। उसी पार्लर में कुछ लड़कियाँ काम करने आती हैं। उन्हीं में से एक थी दिव्या। दिव्या एक छोटी सी गांव से आई थी। सभी लड़कियाँ पार्लर के अंदर काम करके शाम होते ही अपने अपने घर के लिए निकलने लगती हैं, पर दिव्या पार्लर के अंदर अब तक बैठी हुई थी। उस पार्लर के अंदर बैठा देख उसे उषा नाम की औरत दिव्या से बोलती है, दिव्या, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? क्या सबने अपने बैग पैक कर लिए हैं? हम सब बस घर के लिए निकलने ही वाले हैं। मुझे अब तक कोई रूम नहीं मिला है, इसलिए मैंने पार्लर वाली मैडम से बात कर ली। उन्होंने मुझे बोला है कि जब तक मुझे कहीं रूम नहीं मिल जाता मैं इसी पार्लर में रुक सकती हूँ। तो तुम इतने बड़े पार्लर में अकेली रहोगी? हाँ, क्यों नहीं। इतने बड़े पार्लर में अकेले डर नहीं लगेगा तुम्हें? नहीं, मैं गांव में भी अपने घर में अकेली रहती थी जब पापा काम के सिलसिले में घर से बाहर चले जाया करते थे। तुम अभी इस शहर में नई आई हो और देखो बहुत रात हो गई है, बहुत बड़ा पार्लर है। तुम एक काम करो, तुम 1-2 दिन के लिए मेरे साथ मेरे रूम पर रुक जाओ। जब तुम्हें अपना रूम मिल जाएगा तब तुम अपने रूम में शिफ्ट हो जाना। देखो, मुझे तुम्हारा इस पार्लर में रुकना कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए जब तक तुम्हें रूम नहीं मिलता तुम मेरे साथ रह लेना। ठीक है, अगर तुम इतना बोल रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तुम यहीं रुकना, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं पार्लर के बाहर तुम्हारा इंतजार करूँ, जल्दी आना। इतना बोलकर उषा वहाँ से चली जाती है और दिव्या अपना सामान लेने के लिए पार्लर के एक रूम में जाती है। वो जैसे ही अपना सामान लेकर पार्लर से बाहर निकलने लगती है, उसे एक आवाज सुनाई देती है, दिव्या, मेरी मदद कर दो, यहाँ इस पार्लर में मैं कैद हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। तुम कौन हो? कहाँ से बोल रही हो? मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारे सामने हूँ, इस शीशे के नीचे वाले कबर्ड में। तुम बस इस कबर्ड को खोल दो, मैं आजाद हो जाऊंगी। प्लीज मेरी मदद कर दो दिव्या। दिव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो आवाज आ कहाँ से रही है। आवाज का पता लगाने के लिए दिव्या उस कबर्ड को खोल देती है। दिव्या उस कबर्ड को जैसे ही खोलती है, उस कबर्ड में से एक काला धुआं निकलता है और वो धुआं एक चुड़ैल का रूप लेकर दिव्या के सामने खड़ी हो जाती है। दिव्या अपने सामने चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर तभी चुड़ैल दिव्या को पीछे से पकड़कर उससे बोलती है, तुम कहाँ जा रही हो दिव्या? तुम तो मेरी मदद करने के लिए यहाँ आई हो और अब तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, और तुम हो कि बिना मदद के यहाँ से भाग रही हो। कैसी मदद? मैं कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, प्लीज मुझे जाने दो। तुम अब कहीं नहीं जा सकती जब तक मैं नहीं चाहूंगी। अब तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करवाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल दिव्या के शरीर में प्रवेश कर जाती है और नॉर्मल रिएक्ट करते हुए पार्लर के बाहर जाती है, जहां उषा दिव्या का इंतजार कर रही होती है। दिव्या उषा के पास जाकर उषा से बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया उषा, मुझे छत देने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। क्या तुम मेरी एक और छोटी सी मदद कर सकती हो? हाँ दिव्या, बोलो ना, तो तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए?
मैंने सुना है अपने पार्लर के पीछे वाली गली में कुछ मजनू आशिक खड़े रहते हैं जो उस रास्ते से जाने वाली हर लड़की को छेड़ते हैं। तो क्या आज हम उस रास्ते से चल सकते हैं? दिव्या, अभी यहाँ आए हुए तुम्हें 2 दिन भी नहीं हुए और तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता चला? और वैसे भी जब तुम्हें पता है कि उस गली में गुंडे होते हैं तो तुम उस गली से क्यों जाना चाहती हो? तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना चाहती हो? इसीलिए क्योंकि मैंने बहुत दिन से किसी को धोया नहीं है। तुम नहीं जानती उषा, पर मैं एक ब्यूटिशियन के साथ साथ कराटे गर्ल हूँ। मुझे कराटे आता है। अगर ऐसा है तो फिर चलते हैं, क्योंकि उस रास्ते से मेरा घर बहुत पास पड़ता है। इस तरह से उषा और दिव्या हंसते हुए ब्यूटी पार्लर के पीछे वाली गली में जाते हैं, जहाँ 2 गुंडे खड़े होकर दिव्या की सुंदरता देखकर उसे छेड़ने लगते हैं। आए हाय, कितने दिनों बाद ऐसी फूल जैसी सुंदर परी को देखा है। पार्लर से निकलते हुए, मिस मैडम सुंदरी, हमें भी अपनी तरह सुंदर बना दो। क्यों नहीं, पर इसके लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। मेरा मतलब है मेरे पार्लर में। तुम कल रात को इसी वक्त मेरे पार्लर आना, मैं वहाँ तुम्हें अकेले मिलूंगी। फिर मैं तुम्हारी सुंदरता को इतना बढ़ा दूंगी कि तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। अगर ऐसा है जाने मन तो अभी चलो। आज नहीं कल। आज मुझे बहुत लेट हो रहा है और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे लिए आज का दिन अच्छा नहीं। सो बाय, मिलते हैं कल। इतना बोलकर दिव्या उषा के साथ निकल पड़ती है। उषा जब घर पहुंचती है तो दिव्या का बदला व्यवहार देखकर उसे बड़ी हैरानी होती है और वो उससे बोलती है, दिव्या तुम कुछ बदली बदली सी क्यों लग रही हो? तुम जैसे गुंडों से बात कर रही थी ना, मुझे लग नहीं रहा था कि वो तुम हो। हम कल बात करते हैं, अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। गुड नाइट डियर। इतना बोलकर दिव्या सो जाती है और उषा भी सारी बात को इग्नोर करके सो जाती है। अगली सुबह दोनों एक साथ पार्लर में जाते हैं, जहाँ दिव्या काफी कस्टमर्स को हैंडल करती है। शाम को सभी लड़कियां फिर से अपने घर में जाने के लिए रेडी हो जाती हैं, पर दिव्या पार्लर में ही बैठी रहती है। जिस पर उषा दिव्या से बोलती है, दिव्या क्या तुम्हें घर नहीं जाना? देखो हम बहुत लेट हो रहे हैं, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी, मुझे भी कुछ काम है पार्लर में। दिव्या उषा को जाने के लिए बोल ही रही होती है कि तभी वो गुंडे वहाँ आ जाते हैं। गुंडों को देखकर दिव्या बहुत खुश होती है और उषा दिव्या के चेहरे की खुशी देखकर बड़ी हैरान होती है। जिसके बाद दिव्या की आवाज बदल जाती है और वो डरावनी आवाज में गुंडों से बोलती है, आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज तुम्हें मार कर मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल उन सभी के सामने अपने असली रूप में आ जाती है और दिव्या बेहोश अवस्था में जमीन पर गिर जाती है। चुड़ैल को अपने साथ देख उषा वहाँ से भागने लगती है, परंतु पार्लर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो गुंडा उस चुड़ैल को देखकर उससे बोलता है, इस पार्लर में तो चुड़ैल है भाई, यहाँ से जल्दी भागो, नहीं तो ये चुड़ैल हमें मार डालेगी। तुम्हें मारने के लिए मैं यहाँ वापस आई हूँ। उषा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी और ना ही दिव्या को, पर मैं इन दोनों गुंडों को नहीं छोड़ूंगी। मैं इन्हें मार दूंगी, ठीक उसी तरह से जिस तरह से इन्होंने इस पार्लर में मुझे अकेला देखकर मेरे साथ बदतमीजी की और मुझे इस पार्लर के अंदर जला दिया, ताकि किसी को पता न चल सके इन गुंडों ने मेरे साथ क्या किया था। पर आज बहुत सालों बाद ये पार्लर दोबारा से खड़ा हुआ है। दिव्या ने मुझे आजाद किया है, तुमने मेरी मदद की है, इसीलिए अब मैं इन गुंडों को नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर वो चुड़ैल उन दोनों गुंडों के शरीर में आग लगा देती है और वो दोनों गुंडे जिंदा जलकर उसी पार्लर में मर जाते हैं। जिसके बाद चुड़ैल गायब हो जाती है और उषा दिव्या इस हादसे को बुलाने के लिए उस पार्लर को हमेशा के लिए छोड़कर अपने घर चले जाते हैं और अपने शहरों में खुद का पार्लर खोलकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती हैं।